अगर 36 का स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालना होगा, ये दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर 36 किया, तब इसको हमें दो बार दो अंकों का पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे ये है, इसी को हम क्या करेंगे 6 × 6। अगर अंदर पेयर बनता है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब जैसे हमने बनाया 72 स्क्वायर रूट ऑफ 72, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसका अंदर फैक्टराइजेशन कर दो। यहाँ फैक्टराइजेशन कैसे कर, यहाँ अलग से 72 का फैक्टर निकाल लो। ठीक है, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 1 9 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3। तो क्या बना यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का पेयर बना देंगे। ठीक है, अब इसका हम पेयर बनाएंगे। पेयर पर बनाएंगे तो कैसे, एक ये 2 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बना। तो 2 का पेयर बना तो इस 2 को निकाल लेंगे बाहर, और ये 3 हो गया, 3 को बाहर निकालेंगे। और 3 गुणे 2 कितना होगा 6, 6 बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है ये अंदर बचा रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना 6√2। तो इसका अगर कोई वैल्यू पूछे कि √72 = हाउ मच, तो उसको बोल देना 6√2। अब बोले 2 क्यों अंदर रह गया, बाकी को क्यों बाहर कर दिया? भाई इसका 2 का जोड़ा नहीं मिला। अगर जोड़ा मिलेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको 72 का क्यूब पूछ रहा है, 72 का क्यूब रूट पूछ रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो? अब जैसे ये है आपका √36, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 36 के पावर 1/2। समझ गए? मैं एक आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब क्या करेंगे, 72 का ही फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पर ये 3 का मतलब ये नहीं कि जैसे यहाँ 6 बाहर आ गया वैसे ये 3 है, नहीं, ये केवल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये क्यूब रूट निकालने के लिए हमने दिया है। इन दोनों में अंतर समझो, ये 6√2 और ये क्यूब रूट 72, इन दोनों में क्या अंतर है? ये 6 तब लिखा है यहाँ पर जब ये अंदर से आया। अगर आपको केवल ऐसे लिखा हुआ है 3√2, इसका मतलब ये क्यूब है, क्यूब का है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे रहा है जोड़ने के लिए कि 3√2, अगर ये 3√2 करके पूछ रहा है तो अलग से क्वेश्चन होगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको जोड़ो तो कितना हो गया 3 2 5√2, समझे? और वैसे ये क्यूब वाला कभी भी देगा, ये मैं आपके समझाने के लिए, नहीं तो ये हमेशा ऐसे देगा। ये देखो ये दिए। ठीक है, सर अब ये इसका 7 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही है ना। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है ना, तो इसमें जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 का पेयर बनाना है। अब ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर √9 बच जाएगा, 2√9। ये होगा इसका आंसर। देखिए स्क्वायर में ये 3 बाहर आ रहा, स्क्वायर रूट में ये 3 बाहर आ गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर का मतलब हमें पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो 2 का पेयर यहाँ ये बन गया और 2 का पेयर यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब का मतलब 3 का हमें बनाना है।
समझ रहे हैं ना? रूट क्यू अप 9 होगा ना सर? हाँ, नहीं √2 9 नहीं, 2√9। ये तो सर रूट ओवर अप 9 में से शायद तक 3 हो जाएगा ना नहीं, फिर। तो आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। ये 2 और ये अंदर 9 है, या इसको ये सकते हैं 2 × 9 के पावर 3, ये चीज है। समझ रहे हैं? ये 2 बाहर आ जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो √9 × 2, ऐसे भी लिख सकते हो। सर रूट लेकिन ये 9 मतलब तो 3 हो जाएगा ना? ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर तो एक्चुअल 3 में रूट में इसमें होगा। बहुत समझने की दूर है चीज है। जब आपके पास ऐसे लिखा हो तो ये स्क्वायर रूट माना जाता है। समझ हाँ रहे हैं? और अगर यहाँ पर 2 लिखा है, जिसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। सर 3 रूट क्यू नहीं लिखा होगा? 3 क्या? 2 रूट क्यू सर, 2 इंटू रूट क्यू अप द 9। नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सर दैट इज रूट ओवर ऑफ 9 में से एक्चुअली में 3 हो जाएगा ना सर? ये तो रूट रूट मतलब बाहर आएगा, तो हम तो क्यूब का बना रहे हैं ना। यहाँ क्या किया था हमने, 72 के पावर 1/3 के निकाल रहे थे। तो यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाएंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो हमने 3 का फैक्टर बनाया, 3 का जोड़ा बनाया। अब यहाँ इसके लिए एक 3 और होगा, तब ये इसके बाहर आएगा। नहीं सर सही है, जैसे हम लिखेंगे 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 9 लिखा जाएगा तो समझा जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ 9 मतलब तो 3 आ जाएगा फिर। जब आपको ये बोला गया है इसका क्यूब रूट निकालो, तो आप इसको लिख देंगे 2 इंटू हाँ 9 के पावर 1/3, हाँ ऐसे। या फिर आप ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में ये लिख दिया। हाँ ये सर सही होगा सर। ये हाँ लेकिन जब आप मैथ का प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब चीज हाँ आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि क्या 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 कहना चाह रहा है। ठीक है। हाँ मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि अगर जैसे x³ बराबर 216 दिया हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 216 के पावर 1/3। x की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा x 216 के पावर 1/3। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 बार मल्टीप्लाई हो। अब आप इसको निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे, 216 करेंगे, क्या करेंगे। अभी देखिए, अब आपको ये देखो, 2 × 2 2 0 2 16, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसका घात 1/3 है, तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये तो बन गया ना, ये बराबर हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6। समझ रहे हैं? ये पावर जब ये हटेगा, 1/3 हटेगा, ये आ जाएगा 2 × 3। अब अगर आप चाहें तो 6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 36 × 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, यही बराबर 6 का क्यूब। यही तो होगा ना, 216। जी सर। अच्छा चलो, मैं एक बार और इसको और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करता हूँ। ये समझ में आता है सर? जैसे x³ बराबर
216, तो x बराबर 216 के पावर 1/3। और हमने जब 216 का फैक्टराइजेशन किया तो क्या लिखा निकला आया था 6, ये आया था ना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही आया था ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/3। और जब आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप करें तो देखिए क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। मैं आपको एकदम और सरलतम रूप में दे रहा हूं, ये 6 के पावर 3 के पावर 1/3। हमने आपको बताया है कि a के पावर m के पावर n हो तो ये होता है a के पावर m इंटू n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर के पावर है। ये हो जाएगा 6 पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो किसी भी चीज का घात अगर 1 है तो वो वही संख्या होगी। ठीक है, अभी 6 आ गया ना। अब इसी चीज को हम यहाँ लाके 6 के बराबर प्रूव कर दिए। अब ये क्या होता है कि हमें पता होता है, जब मैथ करते रहते हैं तो हमें इतना पता रहता है कि याद कराया जाता है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये सब याद रहता है जब हम लोग कंपटीशन जाते हैं। तो ये 19 तक का 25 27 इनका सबका पूरा क्यूब हम लोग याद रखते थे। तो संख्या देखते ही हमें पता चल जाता है। जैसे 216 देखते थे, एक्स क्यूब बराबर 216, तो एक्स बराबर 6, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब और इसका पावर सॉरी ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स एक्स बराबर हो जाएगा 216 के पावर 1/3। ठीक है, और 216 होता है 6 का क्यूब, तो हम इसको ऐसे 6 का क्यूब और पर 1/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। मैं आपको एक और थोड़ा सा घातांक का नियम एक बार रिवाइज करा देता हूं कि a के पावर m के पावर n है, तो ये हो जाएगा a के पावर m इंटू n। अगर a के पावर m इंटू a के पावर n है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n। अगर किसी संख्या का, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला था एक्स क्यूब बराबर 216, अब यही एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या होगा 16 के पावर 1/2। ये जो पावर है ये जाकर के 1 होकर के हो जाएगा। अगर यहाँ अगर 5 है तो 1/5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 16 का 2 4 और 4 4 का स्क्वायर है, ये तो हम जानते हैं। तो 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4, एक्स बराबर 4। एक्स बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी 4। समझ गए। ए के पावर एम के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम इंटू एन, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। ये घात यहां जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस दोनों के सेम है। अब यहां पर क्या होता है कि पावर का पावर है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और जब भी जैसे यहाँ पर x के पावर 5 दिया है और कोई संख्या यहाँ पर मान लीजिए कि 27 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x बराबर होगा 27 का
पावर 1/5, ये यहाँ पर जाकर के वो उल्टा हो जाएगा, डिवीजन कर देगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पावर हर में है, जैसे a के पावर m है, अब ये जो ऊपर जाएगा तो a के पावर -m हो जाएगा। इसी तरीके से a के पावर m, a के पावर -m है, और इस घात को अगर पॉजिटिव करना है, अब इस घात को पॉजिटिव करना है तो ये 1/a के पावर m हो जाएगा और घात हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब आज हम आपसे बताते हैं, अब पढ़ाएंगे आपको, आप पीडीएफ अगर हो तो देख लेना। आज हम बताएंगे आपको फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर या हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न, भिन्नात्मक संख्या या भिन्न बोलते हैं। कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है, वो संख्या हमारी फ्रैक्शन नंबर कहलाती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई संख्या जो p/q के रूप में लिखा हुआ है एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, q 0 नहीं है, वो 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 5, तो वो हमेशा एक फ्रैक्शन नंबर होगी। और जो ऊपर वाला फॉर्म है, ऊपर वाला जो अंक है, वो कहलाता है हिंदी में अंश, और नीचे वाला जो है हिंदी में कहलाता है हर। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आप लोग नोट भी कर लेना तो, वैसे पीडीएफ में दिया हुआ। अब ये अंश हो जाता है ऊपर और नीचे वाला हर। अब ये p क्या है? न्यूमरेटर। p क्या हो गया यहाँ पर? न्यूमरेटर। और q क्या हो गया? डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए अगर इसमें ध्यान देते, हमने बड़े जो उसको जितना मेरे से बन पड़ा इंग्लिश का, मैंने हिंदी भी बनाया है समझने के लिए। बाकी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती, आप लोग बेधड़क बिना किसी परेशानी के आप पूछिए। देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज a number which can be expressed in the form of p/q, where q is not equal to 0, known as a fraction, where p and q are respectively known as numerator and denominator. न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर। ठीक है, और फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं। और फ्रैक्शन हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन नंबर का डेफिनेशन देखेंगे तो वहां भी लिखा हुआ कि ये रेशनल नंबर होता है। अब इस भिन्न के गुण देखो, क्या है इसके गुण, क्या है? इन द इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, क्या बोला है? इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ये पी क्या है? न्यूमरेटर। अगर यहाँ पे पी 5 कर दिया, डिनोमिनेटर को 5 कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। एक चीज और बता दूं आपको, p/q का मतलब होता है p को q भाग कर रहा है, p को q भाग कर रहा है। अब आपको एक चीज और समझा दूं कि ये होता क्यों है, ये इस तरह की संख्या क्यों बनाया जाता है। अब आप ये सोचोगे कि ये क्यों बवाल ऐसे कर देते हैं। सिंपल सा 5 धन 2 करते, ये 1/3 1/2 ये करके क्या किया, तो जो न्यूमरेटर होता है, जैसे p/q, इस चीज को ध्यान से सुनना,
P अपान Q दिया। Q का मतलब होता है कि ये कुछ संख्या दी है और उसमें से ये कुछ P लिया गया है। जैसे हमने एक ये यहाँ पर स्क्वायर है, इसके 5 भाग कर दिए, 5 इक्वल पार्ट किए, 1 2 3 4 6 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 6 इक्वल पार्ट हो गए। तो ये 6 इक्वल पार्ट, तो जैसे हम लोग कभी नंबर देते हैं, बहुत सारे मास्टर होंगे इसमें, बोलते हैं कि भाई 6/10, आप कितने नंबर मिले हैं, 6/10 आप बोलते हो ना, इसका मतलब कि 10 में से 6। इसी तरीके से अगर हम इसमें से इतना पार्ट ले लेते हैं, इस यहां तक के पार्ट पूरा ले लिए, ठीक है, चलो हम यहाँ एक इक्वल पार्ट और बना लेते हैं 7, ठीक है। अब हम 7 में से 3 ले रहे हैं, तो ये कितना जाएगा 3, और कितने में से ले रहे हैं 7, 7 में से ले रहे हैं, तो ये 3/7 का मतलब हो गया कि कोई चीज 7 इक्वल नंबर में है और उसमें से हम तीन भाग ले लिए हैं। 7 इक्वल पार्ट है, उसमें से हम 3 भाग ले चुके हैं। अगर 2 ले लिया तो इसका 2 भाग लिया है, और अगर हम यहाँ पर 5 ले लिया तो मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक इतने भाग ले लिया। अगर 6 ले लिया तो इसको भी ले लिया। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि हम पूरे भाग को ले लिया, मतलब 7 में से 7 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरा का पूरा ले लिया, जो एक भाग था उसको हम पूरा का पूरा ले लिया। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का यूज क्यों शुरू हुआ, ठीक है। ये है फ्रैक्शन का खेल। अब फ्रैक्शन में बोला है कि अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है। अब जैसे 2p इक्वल टू हमने कर दिया 2, तो p बराबर क्या होगा, इसका मतलब ये 2 यहाँ p को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो संख्या मल्टीप्लाई करता है वो इक्वल के उस पार जाएगा, वो डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा, इस संख्या को डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा p बराबर 2/2। अब देखो यहाँ पर 2 चीज हमने बताया कि 2/2 का मतलब ये नीचे वाला 2 है, ये ऊपर वाले 2 को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड भी कर रहा है तो 2 1 जा 2, 1 हो गया। दूसरा क्या आएगा, 2/2 का मतलब क्या हुआ, हमने पूरे में से पूरा ले लिया, मतलब सारा का सारा हिस्सा ले लिया, जो एक चीज पड़ा था पूरा का पूरा ले लिया। और तीसरा एक जो यहाँ पर रूल बनाया है कि अगर अंश और हर इक्वल है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। मैं इसके साथ कई चीज बताते चल रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि 2p इक्वल टू 2, तो ये 2 वहां जाके डिवाइड क्यों कर रहा है, तो ये कर रहा है कि जो भी चीज अगर इक्वल के एक तरफ अगर गुणा कर रहा है तो इक्वल के दूसरी पार जाएगा, डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड कर रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अगर प्लस है इक्वल के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो इक्वल के इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये सब चीजें ध्यान रखना है। आगे हम बताएंगे भी आपको कैलकुलेशन, जब हम सॉल्व करने के लिए आप बताएंगे कि सोल्यूशन कैसे करना है, नंबरों को कैसे उसमें हल करना है। और दूसरा गुण दिया है व्हेन न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज अनइक्वल टू 0, मतलब कि ये देखो हमारा ये है, ये फ्रैक्शन नंबर है। अब बोला कि न्यूमरेटर इज 0 और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मान लीजिए हमने बोल दिया 3, तो इसकी वैल्यू हमेशा होगी 0, क्योंकि 0 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 3 0 जा 0 जाएगा, खत्म हो गया। दूसरा मैंने आपको भाग लेके बोला, इसका मतलब कि 3 में से कोई भाग नहीं लिया हमने, 0 भाग लिया, 0 का मतलब कोई भाग नहीं,
तो हमने इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला नियम है कि अगर ऊपर, अगर हम यहाँ पर 0/0 कर दिए तो क्या होगा वैल्यू, बोलिए माइक ऑन करके। 0 सर। भाई साहब मैंने बताया कि जब वन न्यूमरेटर और सेम वन हो तो वैल्यू एक होती है। ठीक है, सर समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट। अब बता रहा हूं आगे। अगर यहां पर p इज नॉट इक्वल टू 0, मान लीजिए 3 है और q इक्वल टू 0, न्यूमरेटर 0 है, तो ये हमेशा इनफाइनाइट होगा। समझ रहे, जब यहाँ कोई वैल्यू आ गई, हाँ, जब ये कोई वैल्यू आ गई तो ऊपर जो 3 दे दिया और नीचे 0 कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, कोई चीज है ही नहीं है वहां पर और उसमें से 3 भाग ले लिए। कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो अगर उसको भाग करेंगे 0 से, 0 0 जा, 0 3 जा, 0 4 जा, 0 5 जा, जितना करो सब 0 ही तो आएगा। कोई इसका वैल्यू मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं है, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। अब मैंने आपको 0/0 किया था इक्वल टू 1, आप थोड़ा सा कच्चा खा गए। एक्चुअली ये कोई प्रैक्टिकल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए p इक्वल टू 0/0 किया, ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा ना, ये तो इसको भी 0 कर देगा। तो ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब सर, इनफाइनाइट मतलब सर कोई वैल्यू नहीं, ऐसा होगा क्या? इनफाइनाइट अनंत। आप अब जैसे आप 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने 0 को 3 से डिवाइड करना है, 3 को 0 से डिवाइड करना। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखोगे जिससे यहाँ पर 3 आ जाए, या भाग करना है 3 या 3 से कम हो, यही तो करेंगे भाग में। अब हम 0 5 जा करते हैं तो भी 0, 6 जा करते हैं 0। अब मान लीजिए हम यहाँ पर ये इतना करते हैं तो भी तो 0 होगा। अगर हमें यहाँ पर और 2 कर देते हैं तो भी 0 होगा। कोई भी संख्या लिखते चले जाओ, कितनी भी बड़ी संख्या है, धरती के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लिखोगे, लेकिन उसकी वैल्यू लिखो तो यहाँ क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर 3 आके तैयार है, फिर करो आगे, फिर जो भी करोगे संख्या फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। आप कभी इसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, कार्तिकेय जी नहीं कर पाएंगे ना। जी सर, इसका मतलब है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो, अनंत है। अनंत। चौथा चौथा देख लिया, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, सर देन इसको वैल्यू ऑफ कोई सर रिमेंस इसको अन। कोई वैल्यू नहीं कहना गलत होगा ना? नहीं नहीं सर इनका इनफाइनाइट मतलब कोई वैल्यू नहीं, इसे बोलना गलत होगा ना? नहीं, अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म सूक्ष्म है। आप समझ गए, हाँ। जब ब्रह्म अनंत है तो बोलेंगे तो क्या होगा, क्या सूक्ष्म में ले जाएंगे, तो सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मतम, अनंत का मतलब पूरा व्याप्त है उसी में। तो कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू लोगे वो भी होगा। अब आगे क्या दे रहा है, चौथा दे रहा है, जैसे P/Q, ये हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है। ये बोल रहा है कि इसमें से अगर सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम a इंटू पी कर दें, ए इंटू क्यू करें, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि a से a कट जाएगा, फिर अपना P/Q बचेगा। तो फ्रैक्शन नंबर में जैसे 3/7 कर दिया, अब इसमें से अगर हम ऊपर भी 3 से करते हैं, ऊपर से 3 कर, नीचे भी 3 करते हैं, ये कितना हो जाए, 9/21,
और फिर अगर डिवाइड करोगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या होगा, यही तो बचेगा 3/7। ये चीज जो हमने दोनों कॉमन है, ये तो एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा, 3/7 ही बचेगा। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं, P को A से डिवाइड करें और Q को भी A से डिवाइड करें, तो इसका वैल्यू P/Q ही रहेगा। मतलब किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर सेम नंबर से गुणा करें, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू होती है। उसी तरह से अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे कि ये करने की क्या जरूरत है, जरूरत है, आगे जब आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन में ही तो आपको समझ में आएगा कि यार ये गुणा करने से क्या, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। ठीक है, सर ऐड और सब्ट्रैक्शन पहले, क्या है, कोई ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो नहीं से वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं बताया था, लेकिन अगर जोड़ोगे तो फर्क पड़ जाएगा। हाँ। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 जोड़ोगे, सेम नंबर से जोड़ दोगे तो फर्क तो पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, एक अलग फ्रैक्शन मिल गया। तो ये जोड़ने घटाने का नहीं है, मैं केवल बता रहा था कि फ्रैक्शन will remain unchanged when numerator and denominator are either multiplied or divided by the same number। मैं ये कहना चाह रहा था कि उस चीज को बताया कि कब हमारा फ्रैक्शन अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमारी वही का वही रहेगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेम चीज कॉमन फैक्टर, जैसे हमने बोला था कि 2/7, इसमें 3 ऊपर कर दिया, नीचे से कर दिया। अब देखो ये नंबर कौन सा आ गया, 6/21। अगर इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3, 3 × 7। तो अब जो कॉमन फैक्टर है ये जो है हमेशा आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे 6/21 है, इसमें हमारा क्या वैल्यू, क्या छिपा हुआ है, कॉमन फैक्टर 3, ऊपर में 3 है, नीचे में भी 3 है। तो ये जो है जब ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होती है, उसका वैल्यू 1 होता है, ये भी तो हो जाएगा ना। ये तो 2/7 गुणे 3/3 कर दिया, ये भी तो हो जाएगा ना। तो ये जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2/7 गुणे 1, ये 2/7 हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और निकल के आ रहा है इससे कि A/x/B/y, इसको हम लिख सकते हैं AX/BY, या ये भी लिख सकते हैं A/B/X/Y, या ये भी लिख सकते हैं कि X/A इंटू एक नहीं X/Y, X/Y इन, तो वो तो हो गया, ठीक है, A/Y इंटू X/B, ये भी लिख सकते हैं। मतलब इनको हेर फेर करके कर सकते हैं, लेकिन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे नहीं कर सकते, इनको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, और ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं कि जो लोग करते हैं कैलकुलेशन के समय, लोग यही गलतियां कर जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन,
एक होता है, पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। हम आगे पहले क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, कैसे होगा? इसी को बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर मैंने प्रॉपरली तो बैठो, उचित ढंग से बैठो, ये उचित भिन्न हो गया। ठीक है। जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा है, अंश जो है हर 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 जो है अंश से बड़ा है। ये निशान समझना थोड़ा। इसका नोक जिधर होगा वो उसको छोटा बताएगा, और जिधर से जा रहा है उसको बड़ा बताएगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब इधर वाली संख्या छोटी है, ये बड़ा है, ये संख्या बड़ी है। और अगर इसको ऐसे कर दिए तो इसका मतलब a इज लेस देन b, और यहाँ a इज ग्रेटर देन b। समझे? a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है। तो हर इज ग्रेटर देन अंश, या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। जैसे 3/7, 7 में हमारा न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये हमारा उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है भाई, ये उचित फ्रैक्शन हो गया। तो अब अनुचित क्या है? देखिए, इसका उल्टा कर दो। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, जैसे 15/7, अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया और ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है। अब आपको ये बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार ये 15/7 कैसे हो गया? ये प्राप्तांक से ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, जो नंबर टोटल होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्राप्तांक। ऐसे मानिए 50 में से 75 कैसे पा सकता है वो नंबर? हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता ना। 50 में 75 कैसे मिलेगा? प्राप्तांक से ज्यादा उसको अंक कैसे मिल जाता है? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये अनुचित है। ऐसी को हम लिख दिया 35/50, तो बोल देंगे हाँ भाई 50 में से 35 पाया है, इसलिए उचित हो गया। अब ये 75/50 क्या होता है, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन अब ध्यान रख लीजिए कि जब न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। और अगर न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिश्रित मिश्रित। एक्चुअली मिश्रित और इम्प्रॉपर एक ही चीज है। मिश्रित या मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन और अनुचित एक ही चीज है। अब जैसे हमने लिख दिया मिश्रित 13/4, अनुचित में भी हम यही लिखते हैं ना, 13/4। अब ये इसको कब मिश्रित कहेंगे और कब अनुचित कहेंगे? ये अनुचित के फॉर्म में है। अब इसको में 13/4 का मतलब क्या हुआ? 13 को हम 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग किया, 4 तिया 12, कितना बचा? 1।
आप लोग पढ़े, इसको लिखते हैं 4 सही 1/3, ये हो जाएगा ना। इसी को करेक्ट लिखेंगे आगे, तो 4 सही 1/3, 4 कंप्लीट 1/3। अब देखो यहाँ पर 4 कंप्लीट मतलब 4 पूरा कंप्लीट है, और उसके बाद 3 में से एक हिस्सा और लिया है। इसका मतलब ये हुआ 4 कंप्लीट 1/3 का मतलब कि हमारे पास एक ये डब्बा था, इसको भी ले लिया, ये डब्बा था, इसको भी ले लिया, ये सब बराबर बराबर है। एक ये भी था, इसको भी ले लिया, एक इसको भी ले लिया, ये चारों डब्बा तो पूरा पूरा ले लिया। ठीक है, अब जो 5वां डब्बा था उसका हमने 3 बराबर भाग किया, और उसमें से एक भाग और ले लिया। मतलब ये 4 भाग तो इसको ले लिया, और इसमें से 1/3 कर दिया। मतलब जो 5वां भाग था उसका भी 1/1 भाग लिया है, जो कि 3 इक्वल पार्ट में था। समझ गए, ये हो गया। अब 4 कंप्लीट 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ये 4 भाग हो गया और 1/3 अलग से हो गया, इसको भी लिख सकते हैं। तो कंप्लीट को हमेशा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4/1/3 इक्वल टू 4 + 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जोड़ने के लिए 3 कंप्लीट 1/3 प्लस 7 कंप्लीट 1/3, कोई बात नहीं, यस, या 7 कंप्लीट 1/5 कर दिया, या अभी अभी 3 करो। ठीक है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि 3 कंप्लीट 1/3 के मतलब 3 + 1/3 प्लस 7 कंप्लीट 1/3 का मतलब होता है 7 + 1/। अब इस 3 को जोड़ देंगे, 3 और 7 को जोड़ देंगे, ये 7 3 10 हो गया, और 1/3 और 1/3 को आपस में, इसको ऐसे के ऐसे 1/3 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, +2/3, ये हो जाएगा 10 कंप्लीट 2/3। ये अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एक दिमाग में डाल दे रहा हूं। आप देखेंगे कि हमारा जो ये मिश्रित नंबर है और ये जो हमारा मिश्रित नंबर है और अनुचित नंबर एक ही चीज है। अब इसमें जब एक होल नंबर डाल देते हैं, 4 जैसे डाल दिया, तो ये मिश्रित के रूप में आ जाता है, जबकि हम इसी को कैलकुलेट करके करते हैं। अब आगे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये लिखा है जटिल मान, जटिल भिन्न दिया है, तो ए फ्रैक्शन व्हिच द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर बोथ आर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो भी फ्रैक्शन है। जैसे अब हम लिख देते हैं इसमें, सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, पहले तो अच्छी आ रही जी थी, सर। पहले ठीक आ रही थी ना। हाँ सर। हो सकता है कुछ मैंने कुछ नहीं किया, उसी के चक्कर होगा। अभी ठीक है। अब जैसे दो फ्रैक्शन है, एक ऊपर P/Q और इसका अपन M/N। अब ये दो फ्रैक्शन हो गए, एक फ्रैक्शन ये होगा, ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या जटिल भिन्न। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे। अब इसको जो है, इसका मतलब ये है कि P/Q को M/N से भाग कर रहे हैं। यहां ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। जब इस तरीके के रूप में दिया हुआ है,
तो इसको कैसे हल करेंगे? तो इसका हल करने का हमें जो हमारा बेसिक चीज है उसको ध्यान में रखना है। ये ऊपर वाला क्या है? ये अंश है। नीचे वाला क्या है? ये हर है। लेकिन जब हम इस फ्रैक्शन को लेंगे, ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन नंबर है। पहली बात तो ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। नीचे वाले फ्रैक्शन का m डिनोमिनेटर हो गया, n न्यूमरेटर और n डिनोमिनेटर हो गया। लेकिन जब एज ए होल लेंगे तो ये p अपान क्यू न्यूमरेटर हो जाएगा और m अपान n डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि p अपान क्यू का मतलब होता है p इज डिवाइडेड बाय q। ठीक है, इसका मतलब ये हमने एक फार्मूला बताया है। अब जब इसको हम आगे चलेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये p अपान क्यू इज डिवाइडेड बाय m अपान n। तो जब फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन होता है उसमें p अपान क्यू और ये डिवीजन जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाता है, और ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, पलट जाएंगे, n अपान m हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व होता है, नहीं तो इनको आपस में गुणा करके एन क्यू एन पी अपान एम क्यू ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस चीज को समझे? जो जटिल फ्रैक्शन था इसका मैंने आपको ऑपरेशन बताया कैसे इसको हल करना, अगर आ गया तो या तो दो चीज होगा, या तो किसी की समझ में नहीं आया, या तो ये सब समझ में आता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पे बहुत सर, आ डाउट गया। आ गया। समझ चलिए में आता है सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमारा जटिल के नीचे आते हैं। अब ये कंटिन्यूड हमारे कहीं किसी यूज में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। आप कंफ्यूज ज्यादा नहीं ना हो। ठीक है, ज्यादा बताने से भी कंफ्यूजन हो जाता है, ये सब कंपटीशन में आता है। अब आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की तुलना। ठीक है, भिन्न की तुलना, जैसे अंकों का हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ा है, कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, इसको करने के लिए हमें जैसे 1/7 और दूसरा नंबर दे दिया 2/9। अब इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमें पता करना है। अगर 2 या 2 से ज्यादा 3, 4, 5 फ्रैक्शन नंबर दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका एक फार्मूला बहुत बढ़िया है कि सबके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया जाए। जैसे यहां पर 1/7 है। अच्छा, अगर हम दोनों का 1/7 कर देते हैं और 2/7 कर दिया, तो इसका मतलब इसमें तो आप क्लियर समझ गए, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं तो जिसके न्यूमरेटर बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा, क्योंकि ये 7 में से एक ही हिस्सा है और ये 7 में से 2 हिस्सा है। अब हमको क्लियर पता चल गया कि अगर न्यूमरेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर हमारा बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर में संख्या छोटी होगी वो फ्रैक्शन नंबर हमारा छोटा होगा। ठीक है, अब इस फार्मूला को यूज करते हुए इसको
इसमें पता करेंगे। 1/7 है और 2/9 है। अब देखो इसमें क्या करें, इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 963 हो जाएगा, ये भी 963 हो जाएगा, ये समान हो गया। लेकिन ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमको फ्रैक्शन में बताया गया है कि अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या हो गया, ऊपर का ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 9 963, और दूसरा क्या आ गया 7 दूनी 14 और 963। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब यही फार्मूला लगा दो, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर हमारा बड़ा होगा, और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन नंबर हमारा छोटा होगा। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया, सॉरी डिनोमिनेटर को इक्वल किया। इक्वल करने के लिए हमने एक फार्मूला लगाया जो भिन्नों का गुण था, कि अगर किसी भिन्न में सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी गुण का उपयोग करते हुए हम इसके न्यूमिनेटर को बराबर कर लेते हैं। अब जैसे 1/7 और 2/9 था, अब ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर हैं, मतलब ये भी इसमें ना तो कोई इसका कॉमन फैक्टर है ना तो इसका कोई कॉमन फैक्टर इसमें है। इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो सीधे, यहां से कर दो 7, यहां 7 कर दो, अब ये हल हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आ जाता है 6 और यहां पर आता है 10, अब देखो इनमें दोनों में क्या है, 2 का कॉमन है, 2 तो कॉमन है भाई दोनों में। आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, सेम वैसे भी कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तब भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारी संख्याएं हैं, आगे मैं दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलो अभी आप ऐसे ही कर लो, 10 को इसमें ऊपर नीचे कर दो, 6 को उसमें नीचे कर दो, तो 6/60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, नहीं 10/60 हो जाएगा, और ये 6/60 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, ठीक है। अब हमारा दूसरा फार्मूला है कि डिनोमिनेटर को बराबर कर लें। डिनोमिनेटर बराबर के लिए न्यूमरेटर को इक्वल कर देते हैं, सॉरी न्यूमरेटर को इक्वल करके, तो न्यूमरेटर के जब इक्वल करेंगे तो अब तो मान लीजिए जैसे 3 बट इसको कर दे 15/7, 15/4, 15/8। अब ये 3 फ्रैक्शन नंबर हो गए, ठीक है, 3 फ्रैक्शन नंबर हमारे पास हैं। अब इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इनको पता करना है। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है कि अगर न्यूमरेटर बराबर हैं, न्यूमरेटर बराबर हैं, तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन नंबर सबसे बड़ा होगा। अब इसमें देखो बराबर करने पर हमारा ये 4 सबसे छोटा है, तो ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा आता है 7, तो यहां पर 15/7
उसके बाद 15/8, मतलब 15/4 इज ग्रेटर देन 15/7, 15/7 इज ग्रेटर देन 15/8। हम जब डिनोमिनेटर इक्वल कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने पर जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता था वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा हो जाता था, और जो न्यूमरेटर छोटा होता था वो फ्रैक्शन नंबर छोटा हो जाएगा। ये था तब जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जब हम न्यूमरेटर को इक्वल करते हैं, उसका भी वही फार्मूला है। इक्वल करने के लिए सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और हम न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर इक्वल हो जाए तो कंपैरिजन करेंगे डिनोमिनेटर का। जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर वाले केस में था जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, लेकिन न्यूमरेटर इक्वल करने वाले फार्मूला में जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा, और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे ख्याल में समझ में आ गया हो? आगे चले। कोई आवाज नहीं, भाई थोड़ा रिस्पांस किया करो। मेरा मुंह दर्द करने लगता है बोलते बोलते, आप लोग कोई रिस्पांस ही नहीं करते, हमको लगता है सो जाते हो। ये ये तो सब समझ में आता है। देखो, न्यूमरेटर को भी इक्वल करके बता दिया, देखो इसमें फार्मूला दिया है, आप इसको देख लेना कैसे बराबर किया है, ठीक है। अब आता है आपका ऑपरेशन, अंशों का संचालन या इनको कैसे गुणा भाग करेंगे। अब ये हम कल बताएंगे, ठीक है। जो पीडीएफ मैंने दिया है इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।